अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? सब ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो एक एक कमेंट कर दें प्लीज़। सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर मैं ऐसे के लेक्चर के बारे में आपको बताता हूँ, अनाउंस करता हूँ। जो ऐसे और प्रेसी के लेक्चर शुरू करना चाह रहा हूँ मैं, फ्री वाले। इतना आप लोगों को चस्का नहीं होगा फ्री क्लासेस लेने का जितना मुझे पड़ गया फ्री क्लासेस देने का। है ना मज़े की बात? अल्लाह का करम, मेरा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मेरा दिल करता है ये जो मोनोपलीज बनी हुई है ना, कोई 15,000 फीस ले रहा है, कोई 20,000 फीस ले रहा है, कोई 40,000 फीस ले रहा है, कोई खुदा खौफी करें। तो पर सब्जेक्ट 3-4 हज़ार 5,000 पे फीस ले लें तो कोई रीज़नेबल बनती है, पता भी चलता है जी कोई फीस ले रहे हैं। इतना ज़्यादा जुल्म तो बुरी बात है ना। तो हम भी देखते हैं फिर कहाँ तक चलती है आवाम। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, अगर आप लोग स्ट्रीम शेयर कर दें तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। योर ओबीडियंटली गयास हाशमी। स्ट्रीम शेयर कर दें, स्ट्रीम शेयर कर दें। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। जिन लोगों ने मज़ीद ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें और फिर हम लेकर चलते हैं। जी अनीस, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे लग रही है गर्मी, मैं ज़रा कोट उतार लूँ। ऐसा ही है। अच्छा जी, स्ट्रीम शेयर हो गई है। टॉपिक जो स्ट्रीम है ना उसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ होता है। आज का टॉपिक है कोऑपरेशन एंड कंपटीशन इन इंडियन ओशन। हम लोगों ने आज इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस, उसमें क्या क्या सियासतें चल रही हैं और उसमें
क्या क्या मामला चल रहे हैं वो देखने हैं। फ्री सेशन स्टार्ट ही ना कर दें, इतने चंगे कोई नहीं है। It takes a lot of time, it takes a lot of energy, it takes a lot of effort, बहुत कुछ लगता है टाइम निकालने में। एनीवेज, सबसे पहले आप लोग अगर अपने अपने मोबाइल पे या अपने अपने इंटरनेट पे, क्रोम पे, लैपटॉप पे, ये देखिए कि इंडियन ओशन है कहाँ पे। जस्ट लुक, गूगल कीजिए इंडियन ओशन या लोकेशन ऑफ इंडियन ओशन, तो आपको नज़र आएगा पाकिस्तान का जहाँ पे मैप है उसके नीचे जो समुद्री एरिया है, जिसकी वेस्टर्न साइड पे, वेस्ट नॉर्दर्न साइड पे या नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे अरब कंट्रीज आते हैं, जिसके बिल्कुल वेस्ट पे अफ्रीकन कंट्रीज आते हैं, जिसके राइट पे ईस्ट पे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आती हैं, और जिसके नॉर्थ पर अल्लाह आपका भला करे पाकिस्तान, इंडिया यानी कि साउथ एशिया वाली कंट्रीज आते हैं। ये सारा रीजन जो है ना, नीचे जितना समंदर है, इसको हम लोग इंडियन ओशन कहते हैं, और इसी का कुछ हिस्सा अरेबियन सी भी है जो कि अरब कंट्रीज के पास है, उसको अरेबियन सी आप कह सकते हैं। इंडियन ओशन जो है ये कम से कम दुनिया का जो टोटल ओशन एरिया है, यानी कि दुनिया में फर्ज करें टोटल ओशन एरिया को हम लोग 100 किलोमीटर पे डिवाइड करते हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बताने लगा हूं, तो उसमें से 20 किलोमीटर, अगर 100 किलोमीटर टोटल एरिया है तो 20 किलोमीटर यानी कि 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ओशन एरिया वो इंडियन ओशन पे कंसिस्ट कर रहा है। इसकी एक साइड पे जैसे मैं आपको बता चुका हूं, वेस्टर्न साइड पे अफ्रीका है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे अरेबियन पेनिनसुला है, जिसको वेस्टर्न इंडियन ओशन भी कहते हैं। फिर इसके ऊपर वाली साइड पे अल्लाह आपका भला करे आ जाता है साउथ एशिया आ जाता है, और राइट साइड पे इसके म्यांमार, इंडोनेशिया, बंगाल और इस तरह के सारे कंट्रीज आ जाते हैं। बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर वो क्रिटिकल सी ट्रेड रूट्स हैं, समंदरी रास्ते हैं जहां से ट्रेड होती है, जो कि मिडल ईस्ट को, अफ्रीका को, साउथ एशिया को, पूरे ब्रॉडर एशियन कॉन्टिनेंट के साथ, और ओवरऑल इस सारे रीजन को पूरे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलाता है। ये सारा इंडियन ओशन ये रोल प्ले करता है, यहीं से वो सारे रूट्स गुजरते हैं। दुनिया की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स जो है वो यहां से गुजरती हैं। इनमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? STRAIT, स्ट्रेट बोलते हैं समंदर से गुजरने वाला जो रास्ता है उसको, जैसे हमारी हाईवेज होती हैं, मोटरवेज होती हैं, इस तरह जो समंदर से रास्ता गुजरता है उसको स्ट्रेट आप कहते हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आगे जाके इसकी मैं डिटेल भी डिस्कस करूंगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है वहां से ऑलमोस्ट 40 नॉटिकल माइल्स के डिस्टेंस पे वो रास्ता है जहां से ये इंटरनेशनल ट्रेड होती है, जहां से स्पेशली इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस की ट्रेड होती है। इसी तरह स्टेट ऑफ मलाका है, दैट इज बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, उस रीजन से वो गुजरता है। आप लोग इसको भी गूगल कर लें। मेरी आदत नहीं है बच्चों को स्पून फीड करना, जो चीज़ आप खुद सर्च आउट करेंगे ना, जो चीज़ आप खुद देख कर, समझ कर और एक्सप्लोर करके आपके जेहन में आएगी, वो परमानेंटली जेहन में रहेगी। मैं चाहूं तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकता हूं, मेरे पास मैप्स भी पड़े हुए हैं, मेरे पास ये सारा इंडियन ओशन, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन उससे होगा क्या, आप लोग उतनी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उतना इंडल्ज नहीं होंगे उस चीज में, इसलिए आई लीव दैट टू स्टूडेंट्स। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और स्ट्रेट ऑफ मलाका है, दोनों इंडियन ओशन में के साथ इन्वॉल्व है। यहां से इन दोनों में से तकरीबन 32.2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे ट्रांसपोर्ट होता है। 32.2 मिलियन बैरल्स
ऑफ क्रूड ऑयल पर डे ट्रांसपोर्ट होता है। ये दुनिया की टोटल जो ऑयल ट्रेड है जो कि थ्रू समंदर होती है उसका 50% से भी ज्यादा है। ना सिर्फ ये कि इस इंडियन ओशन में से वो ये स्ट्रेट्स गुजरती हैं, बल्कि एट द सेम टाइम इटसेल्फ ये नेचुरल एनर्जी रिजर्व्स के साथ रिच रीजन है। यानी कि यहां पे ऑयल एंड गैस जो ऑफ शोर, दो किस्म की टर्म्स यूज की जाती हैं, ऑन शोर एंड ऑफ शोर। ऑन शोर होती हैं जो खुश्की के ऊपर आपके पास रिजर्व्स होते हैं, और ऑफ शोर वो होते हैं जो समंदर में होते हैं, यानी कि शोर से हटकर। तो ऑफ शोर रिजर्व्स इसके अंदर इटसेल्फ वैसे बड़े पाए जाते हैं। दुनिया का टोटल ऑफशोर पेट्रोलियम जो प्रोड्यूस होता है, यानी कि समंदर से जितना दुनिया में से पेट्रोल निकाला जाता है उसका तकरीबन 40% पेट्रोलियम इंडियन ओशन में से निकाला जाता है। इसमें कोस्टल बीचेस हैं, आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लीजिए, आप ये मालदीव्स वगैरह देख लीजिए, आप इंडोनेशिया मलेशिया देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, ये म्यांमार देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए। इनका जितना भी कोस्टल एरिया है, इनके जितने बीच की सैंड है, जितनी भी ऑफशोर वाटर्स हैं जहां पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जितनी फिशरीज हैं जो हम लोग मछलियां खाते हैं, ये सारी चीजें डोमेस्टिक यूजेज के लिए भी तमाम कंट्रीज के लिए जो इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिम नहीं, कोई खास रिम उसको बोलते हैं, आगे जाके मैं वो डिस्कस करता हूं। तो वो सारे ये जितने भी कंट्रीज इस रीजन के साथ कनेक्टेड हैं, उन सब में लोकल कंजम्पशन के लिए और एक्सपोर्ट के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिशरीज भी और मिनरल डिपॉजिट्स भी। ये हो गई इंपॉर्टेंस इंडियन ओशन की, कि इंडियन ओशन को हम डिस्कस ही क्यों करने जा रहे हैं, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? कराची में मुझे दावत दें तो मैं आ जाता हूँ, मैं अभी आपका मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। अच्छा, 72 स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं अनाउंस कर दूं कि मंडे से मैं इंग्लिश का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो कमिंग मंडे है, हमारी क्लास की टाइमिंग होगी 5 PM to 6 PM, और इसमें हमारे 10 लेक्चर्स होंगे। जिन लोगों ने बाकी टीचर से लेक्चर लिए हुए हैं और उन्होंने 2021 में अपेयर होना है, वो ये लेक्चर ना लीजिएगा। ये नो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, आपको दूसरे टीचर ने कोई और स्ट्रेटजी बताई हुई हो, मैं कोई और स्ट्रेटजी बताऊं तो ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ पेपर च मत ਵੱਜ जाए। ये काम ना कीजिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये लेक्चर लेकर कोप अप कर सकते हैं और दोनों में से आपको लगेगा जो मोस्ट जस्टिफाइड ऑथेंटिक डाटा आपको लगता है उसको आप लेकर चल सकते हैं, तो आप जरूर उसको लेकर चलिएगा। तो मंडे से शुरू कर रहा हूँ। वैसे नॉर्मली तो वो जूम पे होती हैं क्लासेस, लेकिन दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि वो क्लासेस मैं यहीं पे फेसबुक पेज पे वो लेक्चर्स डिलीवर करूँ, और 5:30 कर दूँ, 5:30 to 6:30, फिर बीच में गैप कम होगा, अगली क्लास में मुश्किल होगा। आप वो ऑफलाइन ले लिया करना, सुन लिया करना बाद में। तो उसमें यह है कि दो चीज़ें हैं, एक लेक्चर्स हैं और दूसरी इवेल्युएशंस हैं। इवेल्युएशंस तो नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और लेकिन जो लेक्चर्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, वो कोई भी बंदा अटेंड कर सकता है। इवेल्युएशन सिर्फ जो पेइंग स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए हैं। यहाँ पे मैं इसलिए रख रहा हूँ कि वो जो जूम वाली क्लासेस होती हैं, अगर किसी से मिस हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग कोई नहीं करता, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी।
इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी मैंने फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, उसमें लॉ ऑफ सीज के ऊपर एक मैंने लेक्चर दिया हुआ है, अगर कोई वो सुनना चाहता है तो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम का ही यूट्यूब चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाके इंटरनेशनल लॉ के अराउंड 25 लेक्चर्स हैं, पूरा उसमें मैंने सिलेबस कवर किया हुआ है, बेसिक्स समझाई हुई हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से वो लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके लिए भी यू डोंट हैव टू पे मी, ऑल यू कैन डू इज़ थैंक मी। मुझे अक्सर स्टूडेंट, मुझे बड़ी खुशी होती है, मतलब इट्स ह्यूमन नेचर शायद, मुझे खुशी होती है अक्सर स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर हम आपके लेक्चर्स ले रहे हैं, कुछ नॉन अफोर्डिंग भी होते हैं, कुछ की एक्सेस नहीं होती कुछ लोगों के पास, तो वो फिर मुझे थपथपाते हैं, तो मुझे उससे खुशी होती है कि एटलीस्ट समवन इज़ गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो इंडियन ओशन है जिसको हमने डिस्कस किया, जिसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतने इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, ये एक सोर्स ऑफ कंपटीशन क्यों है? सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिए, इस रीजन में दो बड़ी इकोनॉमिक और इकोनॉमिक जायंट्स हैं इस रीजन में, जिनका डायरेक्ट लिंक है इंडियन ओशन के साथ। एक चाइना है और दूसरा इंडिया है, इकोनॉमिक जायंट्स हैं दोनों। दूसरे नंबर पे ये दोनों की इंडस्ट्री डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों कंट्रीज एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, मतलब इनके पास इतनी एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है कि ये अपने मुल्क के एनर्जी रिसोर्सेज से अपनी जरूरियात पूरी कर सके। तो उन जरूरियात को पूरी करने के लिए दे हैव टू इंपोर्ट दोज एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम मिडल ईस्ट और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। चाइना और इंडिया दोनों एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वो दोनों एनर्जी रिसोर्सेज इन्हीं सिक्योर सी लेन्स के थ्रू जाते हैं टुवर्ड्स चाइना एंड टुवर्ड्स इंडिया। सो असूली तौर पर देखा जाए तो मेरे कहने का मतलब यह है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि मैं गुजरात का रहने वाला हूं, ठीक है, एक दूसरा बंदा है वो गुजरांवाला का रहने वाला है, हम दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, हम दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, और हम दोनों की जो ट्रांसपोर्ट है, हम दोनों की जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से आते हैं? रावलपिंडी से आते हैं। रावलपिंडी से होकर उन्होंने गुजरात से भी गुजरना है, फिर उन्होंने गुजरात से गुजर कर आगे गुजरांवाला जाना है और वहां से आगे लाहौर जाना है। इस तरह वो ट्रेड चल रही है। तो असूली तौर पर मैं भी कोशिश करूंगा और मेरा राइवल भी कोशिश करेगा कि हम वो जो लेन्स हैं, वो जहां से वो ट्रैफिक का बहाव हो रहा है, जहां पे वो ट्रेड चल रही है, उन लेन्स को सिक्योर रखें, या इवन ये भी कोशिश होगी कि उन लेन्स के ऊपर हमारी मोनोपोली हो, मेरी मोनोपोली हो। मैं चाहूं तो किसी वक्त भी उस ट्रेड को रोक सकूं ताकि आगे वाला जो गुजरांवाला वाला मेरा राइवल है उसको मैं जलील कर सकूं। अब ये एक तो इसलिए सोर्स ऑफ कंपटीशन है। दूसरे नंबर पे इंडिया तकरीबन जितनी टोटल एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया यूज करता है ऑयल एंड गैस, उसका 80% ये इंपोर्ट करता है, यानी कि 20% वो अपने मुल्क से पैदा करता है और तकरीबन 80% बाहर से इंपोर्ट करता है, और इसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट से आता है। इस वक्त दुनिया में आ रहे हैं क्या उसे कहते हैं, जो दुनिया में सबसे टॉप पे है ना एनर्जी कंज्यूमर्स, उनमें चाइना, इंडिया और जापान है। तीसरे नंबर पे जापान है, सॉरी चाइना, यूएस और जापान। अब मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया इज गोइंग टू टेक ओवर जापान एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का तो 80%, चाइना का 84% एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो इंपोर्ट करता है, वो उसके अपने पास नहीं है। और 84% ऑफ चाइनाज इंपोर्टेड एनर्जी इन 2012 में दैट वाज पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अगर आपने उसकी लोकेशन देख ली है, जो मैंने आपको कहा था कि आप देख लीजिए, वहां से वो गुजरा है 84%। मतलब इफ एनीबॉडी कैन स्टॉप दैट रीजन, इफ एनीबॉडी कैन थ्रेटन दैट रीजन, तो आप बेसिकली चाइना की इकोनॉमी को थ्रेटन कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये दोनों कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहते हैं। प्री कोविड तो ये काफी मैच्योर थे,
ड्यूरिंग कोविड इनकी इकोनॉमीज को काफी धचका लगा है, चाइना ने काफी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी माइनस में जा रही है। तो पोस्ट कोविड ऑब्वियसली बोथ दीज कंट्रीज विल ट्राई कि अब वो अपनी जो है उनकी इकोनॉमी उसको बूस्ट कर सकें। इनकी जो डिपेंडेंसी है दोनों कंट्रीज की कि उनके रिसोर्सेज सेफली ट्रांसपोर्ट हों, वो डिपेंडेंसी और वो ये जो उनके ज़हन में एक डर है वो बढ़ेगा। चाइना ग्लोबली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाइना थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जिसे हम कहते हैं, चाइना अगर चाहे जो कि उसका फ्यूचर में प्लान है, तो वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से डायरेक्टली उसके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स पाकिस्तान आए गवादर पोर्ट पे, और वहां से थ्रू लैंड रूट्स जो है वो चाइना में जाएं। उसको फिर इतना बड़ा चक्कर के नीचे से होकर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर इतने कंट्रीज के बीच में से वो पैसिफिक ओशन से गुजर कर चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर पे जाए, वो उसके लिए उससे ज्यादा बेहतर है कि चाइना यहां से अपना जो है ना वो ट्रेड और अपने ऑयल एंड गैस के रिजर्व ले जाए। और वैसे भी चाइना अपने वेस्टर्न रीजन्स को अब डेवलप करना चाहता है, उसके लिए भी ये सूटेबल है कि यहां से उसकी सारी हो। तो ये जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना का, और दूसरे नंबर पे चाइना को जो एक अल्टरनेटिव रूट मिल गया है, ये इंडिया के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, इंडिया के लिए एक काइंड ऑफ अ थ्रेट है। ऑब्वियसली जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा उतना ज्यादा इंडिया थोड़ा सा महफूज होने की कोशिश करेगा कि कहीं मेरे ट्रेड रूट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। एट द सेम टाइम ना सिर्फ ये कि ये कंपटीशन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स दिस रीजन। यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है रीबैलेंस टू एशिया, जिसमें वो मिडिल ईस्ट डोमिनेटेड फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा एशिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अब फोकस कर रहा है, उसका भी इंडियन ओशन के ऊपर बहुत गहरी नजर है। इन द नेम ऑफ पायरेसी, एंटी पायरेसी, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ मिलिट्री पोस्चरिंग, अमेरिका यहां पे काफी हद तक कंपीट करता है इंडियन ओशन के अंदर। ये मेजर रीजन है, मेजर रीजन भी है कि चाइना और इंडिया के बीच में यहां पे कंपटीशन क्यों है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी रिसोर्सेज, और वो एनर्जी रिसोर्सेज इस रीजन में से गुजरते हैं, इसलिए वो यहां पे डिपेंडेंट है। यहां तक समझ आ गई? एक एक कमेंट कर दीजिए अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो। वीडियो बंद हो जाए, मेरा चेहरा या अनवर अगर ना भी नजर आए तो खैर ही, आवाज तो आ रही होती है। इकोनॉमी को इस तरह थ्रेट है कि चाइना का 80% ऑयल एंड गैस एक रीजन से गुजर रही है, और उस रीजन को अगर आप रोक देते हो, उस रीजन में से ऑयल एंड गैस की जो मूवमेंट है उसको अगर आप रोकते हो, तो ऑब्वियसली आप चाइना की डायरेक्ट इकोनॉमी को थ्रेट कर रहे हो कि उसको ऑयल एंड गैस नहीं मिलेगा तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी। ये जहां पे आप लोगों को लगे ना कि एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही, को पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे, तो साथ में मैप खोलिए, साथ में वो गूगल क्रोम खोल के रखिए, जिन जिन पॉइंट्स को मैं बात करूं आपको पता चले। अल्टरनेट रूट है ये सीपैक वाला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला। वैसे चाइना इंडियन ओशन में से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू अपनी ट्रेड करता है, और अब चाइना के पास ये अल्टरनेटिव मौजूद है कि वो सीपैक के थ्रू अपनी ट्रेड कर सकता है। मैं पानी का गिलास ले आऊं। यहाँ पे मेरा लेक्चर के टाइम कोई एक स्टूडेंट असिस्टेंट होना चाहिए जो मुझे पानी पिला दिया करे। है कोई आप में से मर्द मुजाहिद? क्वेश्चंस एंड पे करें प्लीज, क्वेश्चंस एंड पे करेंगे तो आप लोगों को इजीली मैं चीजें समझा दूंगा। ट्रेड रूट दोनों के सेम है,
ट्रेड रूट इंडियन ओशन में ट्रेड रूट एक ही है, वो जो स्ट्रेट्स बनी हुई हैं जहां से जहाज बैरी बेड़े गुजरते हैं वो एक ही है। ये नहीं कि इंडिया के लिए डिफरेंट है और चाइना के लिए डिफरेंट है, एक ही ट्रेड रूट है और उसी एक रूट के ऊपर दोनों अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कैसे इंडिया और चाइना दोनों इस रीजन में कंपीट कर रहे हैं। बेसिकली दोनों ममालिक इस रीजन के अंदर जो लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड कंट्रीज हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, उनके साथ अपनी टाइज बढ़ा रहे हैं, जो स्मॉलर रीजनल स्टेट्स हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं। दोनों ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं। जो चाइना है उसका रीजनल विजन जो है उसमें आपको ये नजर आएगा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, या बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसको कहते हैं, इसमें चाइना चाहता है एक पुरानी सिल्क रोड होती थी उसको रिवाइटलाइज किया जाए। इसमें पता नहीं उसका मैप है कि नहीं है, मेरे ख्याल से तो था, अब नहीं नजर आ रहा। आप लोग गूगल करें द ओल्ड सिल्क रूट, तो आपको बेसिकली एक रूट नजर आएगा जो कि चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर से शुरू होता है, आगे चलता चलता पूरे चाइना में से गुजरता हुआ नीचे ये आता है, अफगानिस्तान से गुजरता हुआ पाकिस्तान के कुछ रीजन्स को टच करते हुए ईरान से गुजरता हुआ इधर अरब कंट्रीज में और वहां से फिर यूरोप की तरफ जाता है। ये एक पुराना रूट हुआ करता था जिसके थ्रू ग्लोबल ट्रेड हुआ करती थी। अगर आप में से कोई चाहे तो ये किताब लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। इट इज अ वेरी बेनिफिशियल बुक, लाजमी इसको पढ़ें, आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ आएंगी। अब ये बेसिकली जो पुराना सिल्क रूट था, ये सिल्क रोड था, दैट वाज बेसिकली लैंड रूट कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब चाइना कोशिश कर रहा है कि वो ना सिर्फ सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बनाए बल्कि मैरीटाइम सिल्क रोड भी बनाए। मैरीटाइम सिल्क रोड से क्या मुराद है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे ना, उसमें आपको ना सिर्फ लैंड रूट्स कनेक्टेड नजर आएंगे बल्कि आपको सी रूट्स भी कनेक्टेड नजर आएंगे। समुद्री रास्तों के ऊपर भी चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और उसी ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसी इनिशिएटिव का एक हिस्सा, छोटा सा माइन्यूट सा हिस्सा, इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बाकी भी इसके बहुत सारे हिस्से हैं, बाकी भी इसके बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि चाइना एस्टैब्लिश कर रहा है स्लो एंड स्टेडीली। चाइना बांग्लादेश के अंदर अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चला रहा है, म्यांमार के अंदर चला रहा है, पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है चल रहे हैं, श्रीलंका के अंदर चल रहा है। चाइना ने 2009 से ऑनवर्ड्स इंडियन ओशन के अंदर एंटी पायरेसी, काउंटर पायरेसी ऑपरेशन स्टार्ट किए हुए हैं। ये जो पायरेट्स होते हैं ना, जो बैरी बेड़ों के ऊपर हमले करते हैं, उनके अगेंस्ट जो ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें फिर आपको करना क्या पड़ता है कि आप उस रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखते हो, आपकी नेवी उस रीजन में हर वक्त मौजूद रहती है। तो चाइना ने 2009 से ऑनवर्ड्स ये काम शुरू किया हुआ है। चाइना अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा चाइना अपनी जो है ना नेवल कैपेबिलिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उन नेवल कैपेबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट की वजह ही ये है कि ये ओवरसीज इंटरेस्ट जितनी भी हैं चाइना की, जैसे चाइना के पर्सनल हैं, चाइना की प्रॉपर्टी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज में हो, चाहे वो अरब कंट्रीज में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, बांग्लादेश में हो, जहां पे भी अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी थ्रेटन्ड हो तो एट दी, जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना जी कि फलानी जगह पे मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा है तो अमेरिकी बैरी बेड़े पहुंच गए वहां पे, तो वो बैरी बेड़े अमेरिका से चल के नहीं पहुंचते, वो बेसिकली इर्द गिर्द के रीजन में खड़े होते हैं या वहां पे पेट्रोल कर रहे होते हैं या वहां पे अपनी जो उनकी होती हैं पोर्ट्स, वहां पे वो रुके हुए होते हैं और वहां से वो फौरन मूव कर जाते हैं उस रीजन में। दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग एज वेल। मुख्तलिफ रीजन में अपनी जो है ना नेवल प्रेजेंस चाइना बढ़ा रहा है। एट द सेम टाइम एक ऑथर थे, एक इंटरनेशनल रिलेशंस पर नजर रखने वाले बंदे थे, उन्होंने इंडिया के बारे में कहा था, इट इज इंडियाज नेबरहुड
that holds the key to its emergence as a regional and global power. इससे मुराद क्या था कि वो इंडिया के इमीडिएट नेबर्स, जहां पे इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे हमें नजर ये आता है कि जहां पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें नेपाल एक कंट्री है, उसमें बांग्लादेश एक कंट्री है, उसमें श्रीलंका एक कंट्री है, उसमें पाकिस्तान एक कंट्री है। ये इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हैं, डायरेक्ट नेबर्स हैं। अब इन सारे कंट्रीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना करता जा रहा है, जबकि कहा यह गया था कि अगर इंडिया चाहता है इस रीजन में कंपीट करना तो इंडिया को इस रीजन की छोटे कंट्रीज के साथ लगा के रखनी होगी। चाइना का बिहेवियर यह सजेस्ट करता है कि चाइना इस इंडियन ओशन रीजन में हमेशा अपनी मैरीटाइम, अपनी नेवल प्रेजेंस रखेगा और रखना चाहता है, और एग्रेसिवली अपनी असर्ट करता है इसी प्रेजेंस को पैसिफिक ओशन के अंदर। वहां पे तो हमें वो जो स्पेटली आइलैंड्स के कॉन्फ्लिक्ट हैं, वहां पे हमें वो नजर आते हैं, साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पे ज्यादा चाइना असर्टिवली ये काम कर रहा है। लेकिन यहां पे भी चाइना, इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इन सारे कामों में। अब बेसिकली चाइना की एम्बिशंस, बहुत सारे स्कॉलर्स इस रीजन में कहते हैं दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मेटाफोर, उसको नाम देते हैं। आप लोगों ने इसको सर्च आउट करना है, व्हाट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रिलेटेड टू चाइना। बेसिकली चाइना कर क्या रहा है, फर्ज करें ये इंडियन ओशन का रीजन है, ये पूरा ठीक है। अब इस रीजन के, किधर गई पेंसिल, ये देखिए, इस रीजन के इस जगह पे आपको मेरी ये नजर आ रही है, देखो जरा, हाँ ये है। इस रीजन के इस जगह पे अल्लाह आपका भला करे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इस जगह पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इस जगह पे इंडिया पाकिस्तान है, इस जगह पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। और ये सारा रीजन क्या है, ये एक बन रही है, स्ट्रिंग बन रही है, आप ये समझ लीजिए एक सर्कुलर रीजन बन रहा है। अब इन सारे रीजन के अंदर चाइना क्या कर रहा है, इन रीजन्स की जो पोर्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जितनी पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा उतना पोर्ट्स के ऊपर होल्ड होगा, और जितना पोर्ट्स के ऊपर होल्ड होगा उतनी ज्यादा वो अपनी नेवल प्रेजेंस इस रीजन में रख सकता है। सो बेसिकली चाइना यहां पे ये काम कर रहा है, और इंडिया भी कुछ इसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन लिमिटेड लेवल पर। मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, मैं आप लोगों के साथ लेक्चर के बाद जो बना हुआ है ना हमारा करंट अफेयर्स वाला ग्रुप, वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। किधर गई, ये पड़ी हुई है। इसमें अगर मैं जनरली आपको बता सकूँ ना, इस रीजन के अंदर तो मैं ये बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ इस रीजन के अंदर 8 पोर्ट्स हैं जिनको चाइना डायरेक्टली असिस्ट कर रहा है। फिर इसी रीजन के अंदर 1 2 3 4 5 6 पोर्ट्स हैं जिनको इंडिया असिस्ट कर रहा है डायरेक्टली, और इसी रीजन के अंदर 2 पोर्ट्स ऐसी हैं जिनको इंडिया और चाइना मिलकर असिस्ट कर रहे हैं। इस ओवरऑल रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज कर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज कंपीट कर रहे हैं कि हम लोग इसमें इन्फ्लुएंस ले सकें, हम लोग दूसरे को नीचा दिखा सकें, हम लोग आगे बढ़ सकें। अब इंडिया की प्रॉब्लम यह है सिर्फ और सिर्फ कि वो इकोनॉमिकली इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। दूसरे नंबर पे उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है। तीसरे नंबर पे उनके कोविड ने बहुत ज्यादा उनको डैमेज किया है, उनकी इकोनॉमी को बहुत पीछे ले गया है। लेकिन चाइना ये काम कर रहा है। अब ये तो हो गया कि ये कंपीट कैसे कर रहे हैं, थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट इन द एडजेसेंट कंट्रीज एंड थ्रू देयर मिलिट्री प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। 2 तरीकों से ये कंपीट कर रहे हैं दोनों डोमेन्स में। अब आखिरी चीज है कि इंडिया और चाइना के बीच में वाई देयर इज अ रिफ्ट, वाई देयर आर टेंशंस, वाई देयर इज मिसट्रस्ट।
ये क्यों है इतना ज्यादा इनके बीच में आपस में इख्तलाफात क्यों हैं, क्यों ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं? तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाना चाहूं, व्हाट इंडिया इज टू पाकिस्तान, प्रिसाइजली चाइना इज दैट टू इंडिया। हमारे लिए जो इंडिया है, इंडिया के लिए वो चाइना है। इंडिया और चाइना के बीच में हिस्टोरिकली डिस्प्यूट्स पाए जा रहे हैं, ना सिर्फ कोई रीसेंट डिस्प्यूट्स हैं। एक तो इनका 2400 माइल बॉर्डर है इंडिया के, जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो तिब्बत रीजन है, जहां पे आजकल भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है। एक वो पुराना इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर ये आपस में दोनों मुल्क जंगें भी कर चुके हैं। इंडियन ओशन के अंदर दोनों ममालिक अपनी इन्वेस्टमेंट जो बढ़ा रहे हैं, दोनों इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर या एज एन एक्ट ऑफ कोल्ड वॉर देखते हैं। इंडिया वाजे तौर पर समझता है कि चाइना इस रीजन में अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है, और आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है किस तरह अमेरिका चाइना को इंडिया को सपोर्ट करता है इन इट्स न्यूक्लियर डील्स, इन इट्स थिंग्स लाइक दैट। फिर इंडिया चाइना को डायरेक्टली अपोज करता है। यहां पे आपका जो पैसिफिक रीजन है, या जहां पे आपका है ना साउथ चाइना सी के जो क्लेम है चाइना के दैट साउथ चाइना सी कंप्लीटली बिलोंग्स टू चाइना, जबकि वहां पे म्यांमार और दूसरे कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू अस एज वेल। तो इंडिया डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है वहां पे चाइना के साथ। इंडिया म्यांमार के लिए उन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में ड्रिलिंग भी कर रहा है, ऑयल ड्रिलिंग के काम भी कर रहा है, ये सारे चीजें। फिर चाइना पाकिस्तान के साथ जो चाइना का एक फ्रेंडशिप है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप, ये वो इस तरह की फ्रेंडशिप भी है कि द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड, वो वाली फ्रेंडशिप भी है कि हम दोनों का एनिमी कॉमन है। तो उस लिहाज से भी हम दोनों साइड्स पे उसको देखते हैं। फिर जो इंडिया को ब्लीड करने के ऑप्शंस हैं थ्रू सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, चाहे वो इसमें अल्लाह आपका भला करे अरुणाचल प्रदेश में करें, चाहे वो उधर नॉर्थ इंडियन रीजन में जो बांग्लादेश से ऊपर है, वो भी चाइना के साथ डायरेक्टली लिंक करता है, चाहे कश्मीर में हो, चाहे खालिस्तान की मूवमेंट हो। ये सारी चीजें, ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये वो लड़ाइयां हैं, ये वो मिसट्रस्ट है। हमने वो पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर में भी एक लेक्चर लिया था, नहीं वो इसी में लेना है हमने, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, इसी करंट अफेयर्स में अभी हमने पढ़ना है, अगला लेक्चर शायद वही होगा। तो ये वो चीज़ें हैं हमें ओवरऑल जो नज़र आती हैं, जिसमें चाइना और इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में भी हैं। देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड एट द सेम टाइम इंडियन ओशन का मामला भी है, जहाँ पे दोनों अपने अपने रिलेटिव जो कंसर्न्स हैं, रिलेटिव जो एसेट्स हैं, उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये ओवरऑल कॉपरेशन चल रहा है और कंपटीशन चल रही है। कॉपरेशन तो खैर कुछ भी नहीं है, कंपटीशन चल रहा है इंडियन ओशन के अंदर। अभी से रिलेटेड आप लोगों के ज़हन में जो सवालात हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किथे टुर गए हो? और जिंदा हो कुड़ियों मुड़ियो, मुझे आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, क्या वजह? जिन लोगों ने अभी अभी स्ट्रीम ज्वाइन की है, आप लोग शेयर कर सकते हैं स्ट्रीम को, तो कुछ जाएगा नहीं तो सानू फायदा हो जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का राइवल क्यों है? दैट इज द सेम, जो आपको जवाब मिलेगा वही आपको जवाब उसका भी मिलेगा।
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज अ बेटर पॉलिसी। एवरीबडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, इसको सर्च आउट कीजिए। आप लोगों को आइडिया हो ये टर्म्स क्या हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में बोली जाती हैं, जो इंटरनेशनल लॉ में बोली जाती हैं, जो करंट अफेयर्स में बोली जाती हैं। जिस किस्म का पेपर हो उस किस्म की टर्म्स आपने उस पेपर में यूज करनी होती हैं। सब एक्स्ट्रा बुक्स को कैसे पढ़ा जाए? एक्स्ट्रा बुक्स के लिए आप जो टाइम ब्रेक का टाइम रखते हो ना, लेट्स से आपने दिन में 1 घंटा पढ़ाई की, 20 मिनट की ब्रेक रखी, या 2 घंटा पढ़ाई की, 20 मिनट की ब्रेक रखी, वो जो 20 मिनट की ब्रेक है उसमें पढ़ें, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ें। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, बेसिकली राइजिंग पावर और एस्टैब्लिश्ड पावर के बीच में कंपटीशन है, एंड दैट इज अ नेचुरल कंपटीशन। हर जगह पे होता है, इवन ह्यूमन बींग्स में भी होता है। एक ही जगह पे, एक ही स्ट्रेटजी में जब कोई एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन पे होगा और दूसरा राइज करके उसी पोजीशन के पास पहुंचा होगा, तो जो एस्टैब्लिश्ड होता है उसको डर होता है उससे कि ये मेरी जगह ना ले ले, तो उसमें देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यही तो वजह है कि अमेरिका मिडल ईस्टर्न सेंट्रिक अपनी फॉरेन पॉलिसी से हटकर अब ज्यादा फोकस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे, साउथ एशिया पे और ओवरऑल एशिया के ऊपर कर रहा है। बच्चे इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। आप ये देख सकते हो इंडियन ओशन के अंदर कंपटीशन कैसे चल रहा है, चाइना और इंडिया की राइवलरी क्या है, पाकिस्तान का उसमें रोल क्या है, डिफरेंट चीजें आप सर्च आउट कर सकते हो, डाटा कलेक्ट करो, उसके ऊपर आप फिर लिखो। यूएसए को अपना इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इंडिया की जरूरत नहीं है, इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यूएस की जरूरत है, बिकॉज यूएस इज ऑलरेडी देयर। डियागो गार्सिया एक जगह है इंडियन ओशन के अंदर, वहां पे यूएस की नेवल बेसिस हैं, वहां पे उनके फ्लीट्स पाए जाते हैं, सब कुछ है। शेड सम लाइट ऑन इकोनॉमिक एक्सिस ऑफ दी क्वाड। आई डोंट नो अली अवांसा व्हाट दैट टर्म्स रेफर्स टू, रियली मुझे नहीं पता। These all belts and roads end at the same point. Why, sir? I didn't get your question. रशिया बेसिकली यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया अपने आप को अब एस्टेब्लिश कर रहा है, रशिया अपने आप को मजबूत कर रहा है, रशिया अपने आप का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जो पोजीशन कोल्ड वॉर के दौरान रशिया के पास थी वो अब चाइना के पास है। सुमेर या सुमेर, टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती। हाउ है फ्रॉम वेयर टू कवर ऑल डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान? scholar.google.com पे। जो रशियन यूएसएसआर का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी दैट वाज मोर मिलिटरिस्टिक, जबकि चाइना की जो है ये ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर बेस कर रही है, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस अलायंस। अली, आई एम नॉट वेरी मच गुड अबाउट इट, मुझे उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता, या आप ये कह सकते हैं मुझे उसके बारे में रीसेंट चीजें नहीं पता। ये अली अली रजा साहब आ गए आपके सवाल का जवाब देने। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज।